Good morning, students. I am Bhavani Singh, and today's topic is the framing of Constitution of India. लास्ट टू वीडियोस जो हमारे चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन से थे, इनमें फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहा कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड जो वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारी ज़रूरत है, कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता हमें क्यों है, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से फ्रेम किया गया, कैसे बनाया गया। सो लेट्स स्टार्ट। द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, संविधान सभा बनाई गई, जिसमें मेंबर इलेक्ट किए गए, नॉमिनेट किए गए, और टोटल 389 मेंबर थे जिन्होंने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, संविधान सभा बनाई गई, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाली थी, मीन्स बनाने वाली थी। फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, इट्स मेंबर्स सर्व्ड एज द नेशंस फर्स्ट पार्लियामेंट। और आगे चल कर के यही जो मेंबर थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, वही मेंबर आगे चल कर के हमारी जो फर्स्ट पार्लियामेंट संसद बनती है, उसके भी मेंबर बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। दिस बॉडी वाज फॉर्म्ड इन 1946 फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो निकाय था, ये भाग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया 1946 में, जिसका पर्पस था, लक्ष्य था, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। द असेंबली पास्ड ए रेजोल्यूशन इन 1947 जनवरी डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास किया 1947 में। 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, और 1947 में इसने एक रेजोल्यूशन पास किया, प्रस्ताव पास किया, और उसमें ये डिफ़ाइन किया गया, ये परिभाषा दी गई, बताया गया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, लक्ष्य क्या होंगे, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किए गए असेंबली में। फर्स्ट, टू सेट अप ए यूनियन ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स। देखिए, ब्रॉडली ब्रिटिशर्स के टाइम इंडिया टू पार्ट में डिवाइड था, ब्रॉडली टू पार्ट में डिवाइड था। एक था ब्रिटिश इंडिया, जिसे ब्रिटिशर्स सीधा कंट्रोल करते थे। एक था प्रिंसली स्टेट्स, मीन्स आप प्रिंसली स्टेट्स को कह सकते हो रियासतें, जहाँ राजा अपना रूल उनका एस्टेब्लिश था, राजाओं का शासन था। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का कि एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाया जाए, एक संघ सरकार बनाई जाए, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स को मिला करके एक संगठित भारत बनाया जाए, एक यूनियन बनाई जाए। सेकंड, टू सेट अप ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ सेपरेट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये रखा गया, लक्ष्य रखा गया कि इंडिया में एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट के देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी एंड फेडरल। फेडरल फॉर्म में पावर डिवीज़न हो जाता है, शक्तियों का विभाजन हो जाता है। जिस तरह से आज आप इंडिया में देखते हो कि स्टेट्स को अलग से पावर दिए जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास अलग से पावर होते हैं। तो इस तरह से इंडिया में एक पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप किया गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें स्टेट को सेपरेट रखा गया और सेंट्रल गवर्नमेंट सेपरेट रखी गई।
तो इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई। नेक्स्ट, टू सेटअप ए डेमोक्रेसी इन विच ऑल पावर इज डिराइव फ्रॉम द पीपल, और एक डेमोक्रेसी सेटअप किया गया, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई जिसमें सारी शक्तियां लोगों में हो। मीन्स एक ऐसा सेटअप बनाया गया, एक लोकतांत्रिक सेटअप बनाया गया कि देश डेमोक्रेटिक तरीके से चलेगा और वो शक्तियां लोगों से ही मिलेगी। कैसे होगा डेमोक्रेटिक सेटअप? वेयर ऑल पीपल आर गारंटीड जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, कि एक ऐसा देश होगा, एक ऐसा नेशन बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जहां सब लोगों को जस्टिस की, इक्वलिटी की और फ्रीडम की गारंटी मिलेगी। सब लोगों को गारंटी मिलेगी न्याय की, समानता की और स्वतंत्रता की, कि वो सोसाइटी में, देश में न्याय उन्हें मिल सके, समानता के साथ वो रह सकें और स्वतंत्र रूप से रह सकें। सेकंड, वेयर माइनॉरिटीज, डिप्रेस्ड क्लासेस एंड द ट्राइबल्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड। उसके अलावा बहुत सारे डाउन ट्रोडन ऐसे ग्रुप्स हैं, पिछड़े हुए ग्रुप्स हैं, जैसे माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, ऐसे समुदाय हैं जिनकी संख्या देश में बहुत कम है, तो किसी तरह से उत्पीड़न का शिकार ना हो जाएं वो, या फिर डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, या फिर ट्राइबल्स हैं, मतलब हमारी जनजातियां हैं जो फॉरेस्ट में और जंगलों में रहती है। तो इन सब के अधिकारों की भी जिसमें रक्षा हो सके, एक ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया गया। फोर्थ ऑब्जेक्टिव, टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड हर सॉवरेन राइट्स ओवर लैंड, सी एंड एयर। अगला ऑब्जेक्ट था, अगला लक्ष्य था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंडिया की इंटीग्रिटी की सुरक्षा होती रहे, भारत की एकता की सुरक्षा होती रहे, मीन्स भारत एक बना रहे, और सावरेन राइट्स मिले। सावरेन होता है सावरेंटी, संप्रभुता, जिसका अपने ऊपर पूरा अधिकार हो, तो जो अपने डिसीजंस खुद ले सके। तो एक ऐसा नेशन बनाने की कोशिश की गई, मीन्स लक्ष्य रखा गया कि सावरेन राइट्स होंगे इंडिया के पास अपनी ज़मीन पे, अपने आकाश पे, और अपने जो पानी होता है, जो वाटर बॉर्डर्स होते हैं उनमें, कि ज़मीन में, पानी पे और हवा में, आकाश में जो बॉर्डर होते हैं उनमें किसी भी तरह के डिसीजन लिए जा सकते हैं विद इन द बाउंड्री इंडिया की। तो ये लक्ष्य रखा गया कि देश की इंटीग्रिटी बनी रहे और देश की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो सावरेन रहे, संप्रभु रहे, अपने डिसीजन खुद ले सके अपने एरिया में। फिफ्थ है, टू हेल्प इंडिया अटेन इट्स राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड एंड वर्क फॉर पीस एंड वेलफेयर ऑफ ऑल मैनकाइंड। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रखा गया, टू हेल्प इंडिया अटेन इट्स राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, कि इंडिया वर्ल्ड में इंडिया को अपनी असली जगह मिल सके। टू हेल्प इंडिया अटेन इट्स राइटफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, कि इंडिया को अपनी असली जगह मिल सके वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि पुराने समय से इंडिया जाना जाता रहा है। और वर्क फॉर पीस, ये शांति के लिए काम करता रहे, एंड वेलफेयर ऑफ ऑल मैनकाइंड। Dr. Sachidanand Sinha was the first president of the Constituent Assembly when it met on December 9, 1946. देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अध्यक्ष बनाया गया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, टेम्परेरी बनाया गया, परमानेंट नहीं थे ये। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, पहला अध्यक्ष बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 9 दिसंबर 1946 को, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली and Dr. Bhimrao Ambedkar became the chairman of its drafting committee on December 11, 1946। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चेयरमैन बना दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का दिसंबर 1946 में, दिसंबर 11, 1946 में। अब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर का एक इम्पोर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है।
भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता या भारतीय संविधान के जनक। देखिए ये इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारी इन्होंने स्टडी की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले। सबसे पहले तो जो सबसे मेन जो कमेटी होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप तैयार करती है, पूरा फ्रेमवर्क करती है, तो उसके चेयरमैन थे ये। तो एक तरह से इनका बहुत बड़ा रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इसीलिए भीमराव अंबेडकर को द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। The Constituent Assembly consisted of 385 members, of which 292 were elected by the elected members of the provincial legislative assemblies, while 93 members were nominated by the princely states. The Constituent Assembly consisted of 385 members. हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर थे 385 मेंबर्स, जिनमें 292 मेंबर थे वो इलेक्ट किए गए थे, उनका चुनाव किया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में से। मीन्स जो आजकल स्टेट की जो असेंबलीज होती है उस समय उनको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहा जाता था। तो इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में से 292 मेंबर को इलेक्ट किया गया था और 93 मेंबर नॉमिनेट किए गए थे प्रिंसली स्टेट्स के। जैसा कि हमने पहले बात की थी, ब्रॉडली रूप से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था इंडिया को, प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश जो कंट्रोल में सीधे इलाके थे। टू दीज वर टू बी एडेड ए रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर मारवाड़, एक ही यूनिट है ये, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। उसके अलावा 4 ऐसे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, जैसे कि आज केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरीज जिनको हम कहते हैं, जो सीधा हमारे प्रेसिडेंट हैं वो गवर्न करते हैं उनको किसी भी ऑफिशियल्स के थ्रू। तो उस तरह से ब्रिटिश राज के टाइम भी ये ऐसे 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, जिनको गवर्नर जनरल अपने ऑफिशियल्स के थ्रू सीधा कंट्रोल करते थे। तो 4 मेंबर यहाँ से इलेक्ट किए गए। टोटल 385 मेंबर है, जिनमें 292 मेंबर हैं वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से आए, जिनको इलेक्ट किया गया, चुनाव करके लाया गया। 93 मेंबर है प्रिंसली स्टेट से आए, मीन्स राजाओं के जो राज्य थे उनमें से लाए गए, जिनको नॉमिनेट किया, मीन्स राजा ने जिनको भी नॉमिनेट किया, जो भी इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवी था उनके कोर्ट में, तो उसको भेज दिया गया। और 4 मेंबर ऐसे हैं जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से इलेक्ट होकर के आते हैं। बोरोड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको हमने एक तरह से उधार लिया है, बोरो किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं ये फ्रॉम यूके, कि हमने कौन कौन से देशों से, वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं, तो उनमें जो भी अच्छे आर्टिकल्स हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, वो हमने वहाँ से उधार ली है एक तरह से, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको डाला है। जैसे फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम से हमने कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। सबसे पहले है नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, कि जो हमारे देश में प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। हमें पता है प्रैक्टिकल और रियल जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, सभी तरह के पावर्स और शक्तियाँ प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो ये जो नॉमिनल हेड होता है इंडिया में प्रेसिडेंट, तो ये जो टाइप है ये यूके से लिया गया है, यूके में भी इसी तरह से होता है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स का जो कैबिनेट सिस्टम होता है, 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो ये जो कैबिनेट सिस्टम लिया गया मिनिस्टर्स का, जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से, जिनको इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट का अलोकेशन दिया जाता है, इम्पोर्टेंट जो पोर्टफोलियोज हैं वो दिए जाते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर बना दिए गए या फिर होम मिनिस्टर बना दिए गए।
तो ये जो सिस्टम है ये भी यूके से लिया गया है। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफ पीएम, पीएम की जो पोस्ट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो भी यूके से ली गई है, कि यूके में जितने पावरफुल पीएम होते हैं और वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है उसी को इंडिया में भी ले लिया गया। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट्री टाइप है, संसदीय जो सरकार होती है, वो भी यूके से लिया गया है। बाइकैमरल पार्लियामेंट जो सिस्टम है वो भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। बाइकैमरल पार्लियामेंट जहाँ पर दो हाउस होते हैं, अपर और लोअर हाउस, उसे बोलते हैं बाइकैमरल पार्लियामेंट, द्विसदनीय व्यवस्थापिका। तो हमारे यहाँ भी दो हाउस हैं, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये बाइकैमरल पार्लियामेंट का जो फीचर है वो भी हमने यूके से बोरो किया है, लिया है, उधार लिया है। उधार नहीं कह सकते, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये फीचर है। लोअर हाउस मोर पावरफुल, लोअर हाउस को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है ना कि राज्यसभा जो अपर हाउस है। तो हमारे यहाँ लोअर हाउस है, लोकसभा वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ये फीचर भी हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, हमारी जो मंत्री परिषद होती है, वो लोअर हाउस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगी, जिम्मेदार रहेगी। ये फीचर्स भी हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। प्रोविज़न ऑफ स्पीकर इन लोकसभा, लोकसभा में आपने स्पीकर को देखा होगा, अध्यक्ष होते हैं एक। तो ये जो स्पीकर की जो पोस्ट है, प्रोविज़न है, ये भी हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। नेक्स्ट, यूएसए की बात करते हैं हम। अमेरिका से हमने कौन कौन से फीचर्स लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखे जाते हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले, तो देखिए यूके से हमने फीचर्स लिए हैं, लेकिन यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है वहाँ में, लेकिन यूएसए में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है ये हमने यूएसए से बोरो किया है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो यूएसए से लिया गया है। फंडामेंटल जो राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स भी यूएसए से लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट, कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, कितना पावरफुल होगा, ये भी यूएसए की तरह ही है। हेड ऑफ द स्टेट नॉन एज प्रेसिडेंट, उसके अलावा जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं हमारे, जिनको हम राज्यपाल बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं, किसी भी स्टेट के हेड होते हैं। तो ये जो हेड ऑफ द स्टेट नॉन एज प्रेसिडेंट, कि किसी भी स्टेट का हेड होगा उसे प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाएगा। तो ये फीचर भी हमने यूएसए से लिया है। प्रोविज़न ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स के जो प्रोविज़न किए गए हैं ये भी हमने यूएसए से लिया गया है, मीन्स सेपरेट उनको पावर दिए गए हैं। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू होता है कि किसी भी लेजिस्लेचर के द्वारा अगर कोई भी लॉज बना दिया जाता है तो हमारी जुडिशरी उसे चेक कर सकती है, और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या अनलॉफुल है तो उसे रिमूव किया जा सकता है। इस पावर को जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ये जुडिशरी का पावर होता है जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो रिव्यू करने का पावर है जुडिशियल रिव्यू, ये भी हमने यूएसए से लिया है। नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से भी हमने कई फीचर्स लिए हैं, जैसे हमारी कॉन्करेंट लिस्ट होती है, 3 लिस्ट बनाई गई है हमारे देश में अलग अलग सब्जेक्ट की, कि कौन सी गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट पर लॉज बनाएगी। जैसे सेंट्रल लिस्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लिस्ट पे अपने लॉज बनाई गई, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे बनाएगी, और दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक लिस्ट और होती है, थर्ड लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची से बोलते हैं। तो ये दोनों उस पर लॉज बना सकती है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का जो फीचर है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सेंट्रल स्टेट का रिलेशनशिप कैसा होगा, दोनों में संबंध कैसे होंगे, ये भी फीचर हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। लैंग्वेज ऑफ द प्रिम्बल, हमारी जो सबसे पहले जो प्रिम्बल आती है, उद्देशिका जिसे हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जा रहा है, क्या इसके गोल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बना करके हमें क्या अचीव होने वाला है, ये सब प्रिम्बल में बताया गया है। तो जो लैंग्वेज है प्रिम्बल की वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट, यूएसएसआर, रशिया से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो मौलिक कर्तव्य होते हैं हमारे, 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो यूएसएसआर से ली गई है। और 5 ईयर प्लान जो 1950 से चले आ रहे थे, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं जो 5-5 साल के लिए बनाई जाती थी डेवलपमेंट के लिए,
ये भी हमने यूएसएसआर से लिया। नेक्स्ट फ्रॉम जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए हैं। जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं आर्टिकल 352 में, अगर एक्सटर्नल अटैक हो जाता है तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं देश में या देश के किसी भाग में। उसी तरह से आर्टिकल 356 में है, आर्टिकल 360 में है, इमरजेंसी प्रोविज़न किए गए हैं। तो ये जो इमरजेंसी प्रोविज़न है ये हमने जर्मनी से लिए हैं। नेक्स्ट जापान से हमने क्या लिया है, तो लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस, ऐसे कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता है। तो ऐसे जो लॉज हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता है, ये जो फीचर है ये हमने जापान से लिया है। फ्रॉम कनाडा जो फेडरल सिस्टम है और जो रेजिडरी पावर्स हैं, फेडरल सिस्टम और रेजिडरी पावर्स जो होते हैं ये हमने कनाडा से लिए गए हैं। साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस तरह से होगा, उसकी क्या प्रोसीजर होगी, क्या प्रक्रिया होगी, संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया होगी। देखिए समझिए से, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है इस फीचर को। नेक्स्ट आयरलैंड से हमने कॉन्सेप्ट लिया है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट पॉलिसी के। स्टेट पॉलिसी मीन्स स्टेट की गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी बनाती है तो उसे कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होता है। उसका एक कॉन्सेप्ट है कि हमें उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाने हैं स्टेट को। तो ये जो फीचर है ये हमने आयरलैंड से लिया है। For the time being, till the constitution was made, India would be governed in accordance with the Government of India Act 1935. For the time being, till the constitution was made, कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक इंडिया को गवर्न किया जा रहा था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिशर्स लाए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1935, उसी के अनुसार हमारे यहाँ का जो गवर्नेंस था ये चल रहा था अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार नहीं हुआ तब तक। द असेंबली मेट इन सेशन ओपन टू द पब्लिक फॉर 166 days spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days before adopting the constitution। तो असेंबली के सेशन होते हैं लगभग 166 डेज़ तक सेशंस होते हैं, और ये सेशंस होने में कितना टाइम लगता है, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा, तो 2 years 11 months और 18 days माना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा, जो 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ और 24 जनवरी 1950 तक ये चलता रहा। उसके बाद 26 जनवरी को लागू किया गया तब तक। It was finally passed and accepted in November 26, 1949 और ये 26 नवंबर 1949 को पास हो गया और इसे स्वीकार कर लिया गया। अभी हम नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशनल डे, संविधान दिवस भी अब सेलिब्रेट करते हैं। In all the 284 members of the assembly signed the official copies of the Indian Constitution। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब बनना स्टार्ट हुआ था तब 389 मेंबर थे टोटल, लेकिन बीच में पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन हो जाता है, डिवाइड हो जाते हैं ये, तो लास्ट में देखिए 284 मेंबर्स ही रहते हैं जो इंडिया के ही हैं। तो लास्ट में 26 नवंबर 1949 को टोटल 284 मेंबर्स हैं असेंबली में, वो ऑफिशियल कॉपीज़ जो ओरिजिनल कॉपी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की जो बनकर के तैयार है उस पर अपने सिग्नेचर करते हैं। आफ्टर मैनी डेलिब्रेशंस एंड सम मॉडिफिकेशंस ओवर 111 plenary sessions in 114 days, the 308 members of the assembly signed 2 copies final of the document on 26 January 1950। कई डेलिब्रेशंस होने के बाद, कई सभाएं होने के बाद, कई मॉडिफिकेशन करने के बाद लगभग 111 सेशंस होते हैं 114 डेज़ में, और लगभग 308 मेंबर्स मिलकर के लास्ट में 2 कॉपीज़ होती हैं, जो फाइनल 2 कॉपीज़ होती हैं उन पर सिग्नेचर करते हैं। जो 2 कॉपीज़ हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, और 24 जनवरी को इस पर फाइनल सिग्नेचर किए जाते हैं फाइनल कॉपीज़ पर।
सेम डे, उसी दिन असेंबली यूनियनिमसली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से इंडिया का राष्ट्रपति भी चुन लिया जाता है, इलेक्ट कर लिया जाता है, निर्वाचित कर लिया जाता है, जो कि पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, अब उन्हें राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट कर लिया जाता है। विच कैम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950, नॉन एंड सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। और इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, और उसी दिन हम सेलिब्रेट भी करते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो पिछले टॉपिक्स के साथ आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं ध्यान से, और नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आती रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, किसी तरह के सजेशंस भी दे सकते हैं आप। थैंक यू।